आशुतोष जी, अमेरिका बहुत लोग जाते हैं लेकिन इस बार आप लोगों का अमेरिका जाना भी खबर बन गया। क्या पत्रकारों का विदेश दौरा भी अब एक खबर है? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझको ही खबर बना देंगे। फिर उसको लोगों ने षड्यंत्र के साथ जोड़ दिया कि देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, सोरोस के साथ जोड़ दिया। तो हम लोग भी बैठ के हंसते थे कि देखो यार कैसे कैसे लोग हैं इस देश के अंदर। थोड़ा तकलीफ इस बात को लेके हुआ कि हम पे टिप्पणी कर लेते तो अच्छा रहता, हमको देशद्रोही साबित कर देते तो अच्छा रहता। कि वो लोग देश से इतने दूर होने के बावजूद भी बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं। वो एक ही बात का अफसोस है कि हम सरकार से जुड़ के दलाली नहीं कर पाए। मुझे इसी बात का अफसोस है, नहीं तो बहुत पैसा होता हमारे पास। इन सब लोगों के अंदर का पत्रकार या तो मर चुका है या इनको अब पत्रकार कहने में शर्म आई। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है इस वक्त पत्रकारिता के नाम पे, जिस तरीके का ढोंग, जिस तरीके का पाखंड रचा जा रहा है। मैं आज भी आरएसएस के लोगों का सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि ये लोग दरअसल आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया, खुल के बताया कि डाटा इतना सस्ता हो गया कि बिहार के लोग रील बना करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो क्या अब रोजगार इसी तरह से मिले? प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। नीतीश की सरकार ने जो कास्ट सेंसस किया है, खाली सिर्फ उसके डेटा उठा के आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिहार में सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी प्रति माह आय 50,000 रुपए उससे ज्यादा है, सिर्फ 4%। और जब मैं ये बात में टीवी डिबेट में कहता हूं तो मेरे ऊपर हमले होते हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया क्या पिछले 20 सालों में? बिहार के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में 50% वैकेंसी है। अगर यही भर दिया होता तो कम से कुछ बच्चों को रोजगार मिल गया होता। लालू यादव के शासन को जंगल राज कहा जाता है, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज कहा जाता है, मायावती के शासन को भ्रष्टाचार राज कहा जाता है। यह बात किसी जगन्नाथ मिश्रा के शासन के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? मंडल कमीशन लागू होने के बाद रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन सब लोगों को क्रेडिट जाता है। इन्होंने अपनी जाति के लोगों को एम्पावर्ड किया। आप अगर बिहार के पर कैपिटा इनकम को अगर आप 800 से हटा के अगर 2000 कर देते हैं, तब तो मैं मानता कि आपने बिहार के लिए कुछ काम किया। राहुल गांधी अगर जाकर यात्रा करें तो तेजस्वी को कमजोर कर रहे हैं, और यात्रा ना करें तो तेजस्वी कमजोर कर रहे हैं। कि बिहार के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार आज की स्थिति में मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं है। मैं बहुत सोच के मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो बाइडेन को चुनाव से हटना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि लालू यादव के जमाने में सब कुछ अच्छा था, बट आप 20 साल से शासन में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्या डिलीवर किया विकास को? आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड और जो चिराग पासवान की पार्टी, इन सबका भाजपाईकरण हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं, वही जुबान बोल रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस समुदाय के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फैले, बस इसके अलावा कोई। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि वो बिहार के अंदर आज तक कोई दूसरा कल्याण सिंह पैदा नहीं कर पाया। तो चाहता हूं कि प्रशांत किशोर कामयाब हो, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक कम से कम जाति की राजनीति करते हुए या धर्म की राजनीति करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार, और काफी लंबे समय बाद जुड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की यात्रा से होकर लौटे हैं। आशुतोष जी, अमेरिका बहुत लोग जाते हैं लेकिन इस बार आप लोगों का अमेरिका जाना भी खबर बन गया। क्या पत्रकारों का विदेश दौरा भी अब एक खबर है? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझको ही खबर बना देंगे। हाँ, काफी लंबा था। लंबा इसलिए भी था क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहे थे, और बहुत जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत हम लोगों से आग्रह था कि हम लोग एक बार जाएं, उन लोगों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें। तो हम लोग गए थे, करीब 7-8 लोग हम लोग थे, और कोई छुपा के तो गए नहीं थे सबको पब्लिकली मालूम था। लेकिन उसको लोगों ने षड्यंत्र के साथ जोड़ दिया कि देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, सोरोस के साथ जोड़ दिया। तो हम लोग भी बैठ के हंसते थे कि देखो यार कैसे कैसे लोग हैं इस देश के अंदर और किस किस तरीके के लोग हैं।
जिनको कोई काम नहीं, सुबह शाम बैठ कर हम ही लोगों को लोकप्रिय कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा लगा, चलो हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है तो बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन यही नहीं, आरोप तो ये भी लगा कि सर इस पूरे ट्रिप को जॉर्ज सोरोस फंडेड है और बकायदा आप लोगों की गोष्ठियां अलग अलग शहरों में करवाई जा रही हैं, जहां पर आप सरकार विरोधी देश विरोधी व्याख्यानों में शामिल हो रहे हैं, और ये भी कहा गया कि सरकारें गिराने बनाने के षड्यंत्र वहां पर रचे जा रहे हैं। काश हम इतने पावरफुल होते, हमारे पास इतनी ताकत होती, काश ऐसा होता। देखो ये क्या है ना, ये जो सोशल मीडिया का ये दूसरा रूप भी हम देखते हैं इस वक्त, क्योंकि लोगों के पास वो है, लिखने का माध्यम है, कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हकीकत क्या है कि हम लोगों ने हमको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ 20 साल से लोग रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग तो 40 साल से रह रहे हैं, हमें एक ऐसे सज्जन मिले जो 60 साल से वहां रह रहे हैं, जब कोई नहीं जानता था वो कितनी शिद्दत के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की एक एक चीज से वो लोग मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान की एक एक चीज के बारे में उनके पास जानकारी है। हिंदुस्तान में जब भी कुछ होता है तो वो उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बहुत बेचैनी मैंने देखी। बेचैनी इस बात को लेकर थी कि भारत के अंदर लोकतंत्र पर कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे जो हमारा सेकुलरिज्म है वो कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित नहीं है। और चिंता है वहां के लोगों के मन में, जो लोग कहते हैं कि और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अमेरिकन सिटीजन्स भी बन गए हैं, बट उसके बावजूद आज भी उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। और मुझे लगता है कि वो लोग देश से इतने दूर होने के बावजूद भी बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं वो, और वो हमेशा हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोचते हैं। हिंदुस्तान उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश करते हैं कि साल में एक बार 2 बार हिंदुस्तान चले जाए। तो अब अगर ऐसे लोगों को अगर हम ये कहेंगे कि वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं तो एक लाइन खींचनी चाहिए लोगों को, कि जो लोग हिंदुस्तान से, और उनकी वजह से दुनिया में भारत की कितनी इज्जत है, मैंने पहली बार जाके देखा। मैं अमेरिका तो कई बार जा चुका हूँ, हालांकि कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद हम लोगों को किसी की दया पे वहां गए थे। मैं तो 1997 में गया था, जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, जो 150 देशों में सिर्फ 4 जर्नलिस्टों को मिलती है। और मैं 3 महीने वहां न्यूयॉर्क सिटी में रहा, मैनहट्टन में रहा 3 महीने, और वहां जाके हमने देखा। उसके बाद भी मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। तो कोई ऐसा नहीं था कि पहली बार जा रहे हो या अमेरिका जाना मेरे लिए कोई उपलब्धि थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन थोड़ा तकलीफ इस बात को लेकर हुआ कि हम पे टिप्पणी कर लेते तो अच्छा रहता, हमको देशद्रोही साबित कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन अमेरिका के अंदर वो लोग जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और जिनकी वजह से हिंदुस्तानियों की पूरी दुनिया में इज्जत है। आप सोचिए कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओज हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला और गूगल सुंदर पिचाई। ये तो वो 2 नाम है जो हमको आपको पता है। ऐसे कम से कम दर्जनों लोग हैं जो वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं। आप उनसे मिलने को आप षड्यंत्र कहते हैं? मतलब उन तमाम भारतीयों को आप देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे मिल रहे हैं तो वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये थोड़ा तकलीफ लगा मुझे। अपने को लेकर तकलीफ नहीं, हमें तो आदत पड़ गई। आप तो विक्रांत जानते हैं कि 2014 के बाद से क्या क्या नहीं कहा गया, और एक ही बात का अफसोस है कि हम सरकार से जुड़ के दलाली नहीं कर पाए। मुझे इसी बात का अफसोस है, नहीं तो बहुत पैसा होता हमारे पास अगर सरकार के साथ मिलकर दलाली करते, सरकार की वाह में वाह करते। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अब सरकार के साथ हर सरकार के उल्टे सीधे काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं लोगों को शर्म भी आती है, शर्म नहीं आती। मुझे इस बात का एहसास होता है इन सब लोगों के अंदर का पत्रकार या तो मर चुका है या इनको अब पत्रकार कहने में शर्म आएगी, और आने वाली पीढ़ियां इनसे सवाल पूछेंगी कि जब इस देश के अंदर लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जब फ्री प्रेस पर हमला हो रहा था, तब आप इस तरफ थे या उस तरफ थे। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इन सब लोगों को शीशे में अपने बच्चों या अपने जो नाती पोते होंगे उनके सामने चेहरा नहीं दिखा पाएंगे लोग। तो मुझे लोगों पे दया आती है, लेकिन हाँ यह अफसोस जरूर हुआ कि जो लोग हिंदुस्तान का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं उनको इन लोगों ने देशद्रोही गद्दार बताने की कोशिश की।
आपने कल एक ट्वीट भी किया जिसमें आपने लिखा कि मुझे ऐसे पत्रकारों पर सहानुभूति है, उन पर दया आती है। ये किनके लिए कह रहे थे आप? अब किसको नाम ले, किसका नाम ले, ये सब नाम ले, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है इस वक्त। पत्रकारिता के नाम पे जिस तरीके का ढोंग, जिस तरीके का पाखंड रचा जा रहा है, और ये सब अवसरवादी लोग हैं, ये सब अवसरवादी लोग हैं, और इन सब लोगों को ये कब पाला बदल लेंगे पता नहीं। मैं कहता हूं कि इनमें से 9 संघी हैं, नियो आरएसएस के लोग हैं, जिनका आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना देना। मैं आज भी आरएसएस के लोगों का सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं क्योंकि इनके अंदर अपनी विचारधारा को लेकर एक प्रतिबद्धता है। वो गलत है, सही है, हर विचारधारा के साथ जुड़ने वालों का अपना एक कमिटमेंट होता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है, जो आजीवन जिन्होंने शादी नहीं की है, और बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत रिडिक्यूल झेला है, अपमान झेला है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को। ऐसे संघियों के प्रति मेरे मन में सम्मान है। लेकिन ये जो 9 संघी पैदा हो गए हैं जिनको आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, और वो इसलिए अब अपने आप को बढ़ चढ़ के संघी बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका एकमात्र ध्येय है किसी तरीके से सत्ता की नजर में आना और उसके बाद सत्ता की मलाई काटना। ये लोग दरअसल आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जो करियरवादी लोग हैं, अवसरवादी जो लोग हैं, जो नए नए संघी बने हुए हैं, जब संघ पर हमले हो रहे थे तो ये लोग कहां थे? यही लोग मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल, यही लोग संघ के बारे में जाने कौन कौन से नरगल बातें करते थे। आज ये सारे लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के सरकार के साथ खड़े हैं। तो ये तो किसी के सगे नहीं है, ये ना आपके सगे ना आपके सगे, किसी के सगे नहीं है। तो ऐसे लोगों से मेरी मैं मानता हूं दया के पात्र लोग हैं। आशुतोष जी, आप गए यूएस, लंबा समय आप लोगों ने बिताया। बिहार का चुनाव भी चल रहा है, पूरी उफान पर है। बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं जो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। बिहार की हालत को लेकर के वहां पर रहने वाले, जो अमेरिका में रहने वाले बिहारी लोग हैं, वो क्या क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें उनसे हुई? नहीं, देखो मैंने कहा ना, वो सब लोग भारत को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जो बिहार का आदमी अमेरिका में जाके इतनी तरक्की करता है, उनके घरों को देखेंगे तो आपका सिर घूम जाएगा। और सब अपने टैलेंट के बल पे, अपने बल पे कमाया हुआ पैसा है, किसी के मोहताज नहीं है वो लोग। टैलेंट था, यहां से गए, संघर्ष किया, अपनी जमीन बनाई। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दिहाड़ी मजदूरी भी वहां जाके की है, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। उनमें से एक से मेरी बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि लोग शायद इस बात को नहीं समझते कि हम लोग जब अपना घर छोड़ के आते हैं ना, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही उत्कंठा होती है कि हम जब वापस घर जाएं तो लोग हमको सम्मान की नजर से देखें, इसलिए ना देखें कि वह हम रिजेक्ट होके आए। इसलिए हम यहां जब आते हैं तब यहां के लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर हम अपना मकाम हासिल करते हैं। उन लोगों के मन में यही तकलीफ है कि हम जिस बिहार से निकले, आज भी वो वैसे ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। वो पीड़ा मैंने उनके अंदर महसूस की है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिले। एक सज्जन थे अटलांटा में, तो उन्होंने हमको, वो हमारा सामान ऐसे उठा रहे थे जैसे कि मुझे लगा कि शायद होटल में कोई एम्प्लॉय हो। बाद में पता चला वो होटल के मालिक थे। अच्छा। हाँ। और हम लोग बड़े इमोशनल हो गए, और वो लोग हमको देख के इमोशनल हो रहे थे। मतलब हमको लगता है ना कि पैसा कमाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उतनी ही ह्यूमिलिटी, उतनी ही हम्बलनेस, उतनी ही शालीनता मैंने अंदर देखी। जितने बड़े होते गए उतने ही, कुछ लोग हैं जो बहुत एरोगेंट हैं, उसमें नहीं, वो तो हर समाज में होता है। तो मुझे लगा कि उनके अंदर हिंदुस्तान ज्यादा जिंदा है, उनके अंदर बिहार ज्यादा जिंदा है। वो हर पल, हर एक छोटी खबरों के बारे में उनको बस जानकारी होती है। थोड़ी सी चर्चा बिहार चुनाव पर आशुतोष जी, क्योंकि उसके बगैर तो प्रधानमंत्री जी गए बिहार। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार पलायन। सब चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार हो। प्रधानमंत्री जी ने बताया, खुल के बताया कि डाटा इतना सस्ता हो गया कि बिहार के लोग रील बना करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो क्या अब रोजगार इसी तरह से मिले? प्रधानमंत्री जी हैं, वो, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जो हालत है वो 2022 में
नीतीश की सरकार ने जो कास्ट सेंसस किया है, खाली सिर्फ उसके डेटा उठा के आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 20 सालों में बिहार ने क्या खोया और क्या पाया है। बिहार में सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी प्रति माह आय 50,000 रुपए उससे ज्यादा है, सिर्फ 4%। 96% लोग वो है जिनके पास टू व्हीलर भी नहीं है। 96%। आप सोचिए कि चलो चौपहिया ना हो तो बात समझ में आती है, टू व्हीलर तक नहीं है। 0.13% लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, सिर्फ 0.13%, जबकि बिहार मूलतः आज भी एक कृषि प्रधान देश है। वो महाराष्ट्र की तरीके से नहीं है या वो तेलंगाना की तरीके से नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री आ गई। बिहार में 6% लोग ग्रेजुएट हैं, 6% लोग, और ये सरकार का अपना डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। और जब मैं ये बात में टीवी डिबेट में कहता हूं तो मेरे ऊपर हमले होते हैं। बिहार आज भी हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम में सबसे निचले पायदान पे है। बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी जो 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 हेल्थ के इंडेक्सेस में उसके बारे में जा ही नहीं रहा। $843 पर ईयर। उसके बाद जो नंबर है वो यूपी का है, करीब $1300-1400 के हिसाब से। मतलब लास्ट बट वन के बीच में इतना फर्क है। तो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया क्या पिछले 20 सालों में? 20 साल में चाइना कहां से कहां पहुंच गया। 20 साल में हम 1980 में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक बराबर थी, बल्कि दुनिया ये कहती है कि चीन से हम थोड़ा सा आगे थे। लेकिन 2000 आते आते चीन दुनिया में एक पोटेंशियल सुपर पावर बन गया था, और 2010 आते आते वो अमेरिका को चुनौती देने लगा। 20 साल के अंदर नीतीश कुमार और उनके साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब बिहार में पर कैपिटा इनकम में एक पायदान ऊपर नहीं जा पाए। तो क्यों इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइग्रेशन बिहार से होता है? क्यों होता है? अगर रोजगार वहां पे है तो क्यों माइग्रेशन वहां से हो रहा है? क्यों लोग नोएडा भाग के आ रहे हैं, दिल्ली भाग के आ रहे हैं, मुंबई भाग के जा रहे हैं, हैदराबाद भाग के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? आप जब अमेरिका जाइए या यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मोस्टली आपको मिलेगा बेंगलोर से हैं, चेन्नई से हैं, हैदराबाद से हैं। कम लोग मिलेंगे जो लखनऊ से मिलेंगे, पटना से मिलेंगे, भागलपुर से मिलेंगे। इक्का दुक्का कोई मिलता है। हैदराबाद से क्यों? सुंदर पिचाई कहां का है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग हैं। सत्य नडेला कहां के हैं? हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से इतने बड़े पैमाने पर लोग क्यों नहीं जाते? तो बड़ी बड़ी बातें कह लीजिए, कहने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र कुछ भी कहने के लिए, लेकिन आज की तारीख में बिहार के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में 50% वैकेंसी है। अगर यही भर दिया होता तो कम से कम कुछ बच्चों को रोजगार मिल गया होता। तो इसलिए स्थिति बहुत खराब है। पता नहीं चुनाव में क्या होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि एनडीए या नीतीश कुमार सत्ता में। लेकिन जब भी नीतीश कुमार या बीजेपी, अब क्योंकि उनकी अगर हम 20 साल की बात करें तो 17-18 साल तो बीजेपी साथ रही है, यानी डबल इंजन सरकार चली है लगातार। लेकिन जब भी कोई सवाल हो तो वो कहते हैं, वो याद दिलाते हैं लालू यादव के राज को, जंगल राज जो उस समय एक बनाया गया था। हालांकि अब तेजस्वी जो आंकड़े रख रहे हैं सामने, और तेजस्वी क्या रख रहे हैं, वो आंकड़े तो सभी के लिए हैं। उन आंकड़ों से साबित होता है कि इन 20 सालों में भी अपराध की रफ्तार वही बढ़ी है, लेकिन बावजूद इसके वो सुशासन बना हुआ है। देखिए विक्रांत, एक चीज मैं बता दूं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि जब कोई लालू यादव सत्ता में आता है तो आप उसको रिडिक्यूल करते हैं। जब कोई मुलायम सिंह यादव सत्ता में आते तो आप उनको रिडिक्यूल करते हैं। जब कोई मायावती सत्ता में आते, मुख्यमंत्री बनते, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं। लालू यादव के शासन को जंगल राज कहा जाता है, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज कहा जाता है, मायावती के शासन को भ्रष्टाचार राज कहा जाता है। यह बात किसी जगन्नाथ मिश्रा के शासन के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? क्या तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी तब जगन्नाथ मिश्रा के समय में? आप मुझे बताइए, क्या तब कास्ट वार नहीं होते थे? क्या बड़े बड़े नरसंहार नहीं होते थे? आप अखिलेश यादव को टोटी चोर बता देंगे। क्यों भाई? ये एक तरीके का जातीय पूर्वाग्रह है।
और ये उन लोगों के द्वारा रचा गया ये पूरी शब्दावली है जो आज भी अपने प्रभुत्व को, जो सदियों साल का प्रभुत्व है, उसको बचा के रखना चाहते हैं। आज भी जब कोई दलित पिछड़ा जब आगे आना चाहता है तो उसको ये आने देना नहीं चाहते, उसको उसी पूर्वाग्रह के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि लालू यादव का जो शासन था वो कोई स्वर्ग नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जब भी इतिहास में आकलन होगा तो लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को, मायावती को इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने दलितों पिछड़ों को आवाज दी, और यह उनका भारत की राजनीति में, भारत के समाज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह वो तबका है जिसको मूक नायक कहा जाता था, यह इनविजिबल था, इसकी आवाज नहीं लोग सुनते थे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन सब लोगों को क्रेडिट जाता है। इन्होंने अपनी जाति के लोगों को एम्पावर्ड किया, इनको आवाज दी, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। आप उस पर बात नहीं करना चाहते, आप उनके शासन को हाँ, उनके शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी थी, और लेकिन मेरा सवाल है कि पिछले 20 साल में आपने ऐसा कौन सा तूफान खड़ा कर दिया कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे रिच स्टेट हो गया। तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में $4,600 के आसपास है, तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम तक $4,200 के आसपास है। आप अगर बिहार के पर कैपिटा इनकम को अगर आप 800 से हटा के अगर 2000 कर देते हैं, तब तो मैं मानता कि आपने बिहार के लिए कुछ काम किया। आपने क्या काम किया? 2005 से लेकर 2010 तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक की, लेकिन क्या ऐसी स्थिति ठीक हो गई है कि अब वहां कोई हत्या बलात्कार की घटनाएं नहीं होती? अगर आप पिछले 3 महीने का ही डेटा उठा के देख ले तो आपको अंदाजा लग जाएगा। मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चली, बिल्कुल। तो इन सब चीजों, चूंकि आपके पास उपलब्धियां नहीं है, इसलिए आप जंगल राज का डर दिखा के लोगों को डराना चाहते हैं, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि 20 साल के बाद कम से कम नीतीश कुमार के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने बल पर वोट मांगे। हमने 20 साल में बिहार को ये दिया है, मुझे वोट दीजिए। जनता को तय करने दीजिए कि आपने उपलब्धियां की, नहीं उपलब्धियां की। लेकिन अगर 4% लोग जिनकी आय 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, अगर यह स्थिति है, अगर 34% लोग, 34% परिवार अगर 6,000 प्रतिमाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप सोचिए बिहार की कितनी बुरी हालत है। लेकिन अभी भी हमारा एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि स्वर्ग हो गया। आशुतोष जी, तेजस्वी यादव की घोषणा हुई, उसे महागठबंधन ने अपना विपक्ष का चेहरा बनाया मुख्यमंत्री पद के लिए, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वो थोड़ी पहले उन्हें घोषणा करनी चाहिए? ये सब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ नैरेटिव है, और हम सब लोगों को किसी दिन स्टडी करनी पड़ेगी कि प्रोपेगेंडा का कितना बड़ा रोल भारत के समाज में हो गया है। इसमें कोई चर्चा नहीं होती कि आखिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में भारतीय जनता पार्टी को हिचक क्या है। यह चर्चा न हो, इसलिए चर्चा होती कि आपने देखिए तेजस्वी यादव कितनी देर से बनाया। राहुल गांधी तो पिछले 2 महीनों से गए नहीं है वहां पे। राहुल गांधी अगर जाकर यात्रा करें तो तेजस्वी को कमजोर कर रहे हैं, और यात्रा ना करें तो तेजस्वी को कमजोर कर रहे हैं। दोनों चीज तो सच नहीं हो सकती ना। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। हकीकत आज की तारीख में यह है कि बिहार के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार आज की स्थिति में मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं है। मैं बहुत सोच के मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनको लेके जिस तरीके की चर्चाएं हैं, जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं, इज ही फिट? हमारी राजनीति के अंदर इस पर चर्चा नहीं करती। आप दुनिया की वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर देख लीजिए, हेल्थ ऑफ द लीडर इज एन इंपॉर्टेंट इशू। जो बाइडेन को चुनाव से हटना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो उम्र के उस पड़ाव पे थे जहां चीजें नहीं संभाल पा रहे थे। अगर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, अगर उसके बारे में ऐसी अटकलें, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं मालूम स्थिति क्या है, अगर ऐसी अटकलें चल रही हैं कि शारीरिक रूप से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो देश कैसे चलाएंगे? हमारे आपके दफ्तर में कोई एक ऐसा आदमी काम कर रहा है जो शारीरिक रूप से
जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कितने दिन उसको अपने यहां नौकरी पर रखेंगे? लेकिन उस पर चर्चा आप करिएगा तो लोग कहेंगे कि आप तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं। डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी के अंदर नेता के स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए, इज ही फिट टू बी द सीएम? और दूसरी बात क्या है कि जब नए लोग अमेरिका के अंदर 4-4 साल के 2 टर्म क्यों दिए गए? जब अमेरिका के अंदर जब रिसेशन आया 1928 में, उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बने प्रेसिडेंट, 4 बार चुनाव जीते वो। अमेरिका ने कहा नहीं, 2 टर्म से ज्यादा तीसरा टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक नया आदमी नहीं आएगा तब तक नए आइडियाज नहीं आएंगे। आप 20 साल से वही चीजें चल रही हैं, उसमें बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? नया नेतृत्व, मैं नहीं कहता कि वो तेजस्वी यादव को बना दिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से तो कोई लीडरशिप भी आनी चाहिए, वहां से तो कोई यंगस्टर्स आना चाहिए कि नीतीश कुमार के बाद सारी स्थितियां खराब है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत में इन सब चीजों को लेकर चर्चा नहीं होती। आप जब विदेशों में जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और हम सब इन सब चीजों को सीखा हमने, देखा हमने अपनी आंखों के सामने कि वहां बराक ओबामा बहुत महान प्रेसिडेंट है, लेकिन उनको भी 2 टर्म के बाद हटना पड़ा। आशुतोष जी, एक चीज जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, अक्सर हम देख रहे हैं आजकल टीवी चैनलों पर ये बहुत देखने को मिलता है कि पत्रकार जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनका सवाल ये होता है कि जंगल राज को कैसे देखते हैं और नीतीश जी के राज को कैसे देखते हैं। यानी सवाल इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं क्योंकि चुनाव हो रहा है तेजस्वी यादव और उनके बीच में, लेकिन याद करवाया जाता है कि जंगल राज और नीतीश जी का राज ये पत्रकारों के जरिए किया जा रहा है। क्या ये भी किसी खास डिजाइन के तहत होता है कि क्योंकि लालू यादव तो चुनाव लड़ नहीं रहे, नीतीश अगर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जो पढ़ाई दवाई रोजगार की बात कर रहे हैं उस पर सवाल उठने चाहिए कि ये कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन बात होती है जंगल राज। वो भी एक नैरेटिव है ना, बिना मीडिया के नैरेटिव बन नहीं सकता। तो मीडिया की जो हालत आप हमको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आपको अगर नैरेटिव बनाना है तो इस तरीके के सवाल ही आप पूछवाएंगे, और ये सवाल पूछवाए जाते हैं। और हम बड़े अफसोस की बात यह कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछने के लिए आतुर रहते हैं। वो कभी अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके सवाल नहीं पूछ सकते, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके सवाल नहीं पूछ सकते। जबकि पत्रकार का पहला धर्म यह है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, पूरे सम्मान के साथ सवाल तो पूछना चाहिए। चूंकि वो सवाल अमित शाह से नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते, तो उनके लिए विपक्ष सबसे आसान है, और उसके कुछ फायदे भी होंगे, बहुत सारे फायदे उसके होते हैं, बहुत सारे फायदे भी होंगे, तो इसलिए ये सब सवाल पूछवाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लालू यादव के जमाने में सब कुछ अच्छा था, बट आप 20 साल से शासन में थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्या डिलीवर किया विकास को? आपने क्या डिलीवर किया? ये जो 4% लोगों की आय 50,000 रुपए से ज्यादा, आप खाली सोच के देखिए, 34% लोग 6,000 से कम कमा रहे हैं। 4 लोगों का परिवार अगर आप मिनिमम मान के चलिए, और गरीबी में वैसे भी 4 से ज्यादा ही बच्चे परिवार में 4-5 लोग होते हैं, 6,000 रुपए में 5 आदमी 4 आदमी का परिवार कैसे सर्वाइव कर रहा है? इस पे चर्चा ना हो, इसलिए आप जंगल राज की तरफ जाते हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा आशुतोष जी, मुसलमानों को लेकर एनडीए बहुत चिंतित है, हालांकि बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, नीतीश जी और चिराग जी की पार्टी ने कुल मिलाकर 5 लोगों को 5 या 6 को दिया है टिकट, लेकिन वो कह रहे हैं कि महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उन्हें अगर मुस्लिमों का वोट उन्हें चाहिए तो वो घोषित करें, और बीजेपी के नेताओं में एक बड़ा वो देखने को मिल रहा है, अब तो खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट। तो नीतीश कुमार वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्होंने ट्विटर लिखा है, ट्विटर पे पोस्ट किया कि और मुसलमानों को कहा कि कितना हमने आपके लिए किया। तो ये कैसा द्वंद है कि एक तरफ एक पार्टी कहती है कि हमें नहीं चाहिए, और जो उनके मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में जा रहे हैं मैदान में, वो मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के एक बड़े करीबी नेता ललन सिंह, जब संसद के अंदर उनका भाषण चल रहा था, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो भाजपा के नेता के तौर पर बोल रहे हैं या जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर बोल रहे हैं।
आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड और जो चिराग पासवान की पार्टी, इन सबका भाजपाईकरण हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे हैं, वही जुबान बोल रहे हैं। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक समय में इस बात का अंदाजा था, और ये सच्चाई भी है कि उनको बिहार के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उनको वोट देता था। लेकिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का भाजपाईकरण हुआ है, उसके बाद से अब बिहार के अंदर अल्पसंख्यक तबका इनको वोट देने वाला नहीं है। इसलिए अब ये कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने इस पर किताब भी लिखी थी, मैं बातचीत भी इस पर लगातार करता रहा हूं कि हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक तबका, उस पर इतनी मार पड़ी पिछले दिनों कि वो अब इन लोगों की तरफ देखने वाला नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट फैसला करता है और फिर उसके आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों को हराते हुए दिखता है, उसके पक्ष में वोट करना है। और जो जिनका जन्म अल्पसंख्यक विरोध पे हुआ या अल्पसंख्यकों के से नफरत पे हुआ है, और जो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस समुदाय के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फैले, बात इसके अलावा कोई। लेकिन वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, ये अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूरी तरीके से अंदाजा है, और बिहार के मुसलमानों को भी पूरी तरीके से अंदाजा है। ये सब फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में 20 साल की उपलब्धियों पर नीतीश जी को गर्व है या भारतीय जनता पार्टी को गर्व है, तो जो 20 साल में आपने जो डिलीवर किया है उस पर वोट मांगिए, और इस सवाल का जवाब दीजिए कि 4% लोग कैसे बिहार के अंदर 50,000 से ज्यादा या कमाते हैं, 96% लोग आज भी क्यों गरीबी की स्थिति में पैदा है। अशुतोष जी, एक बस छोटा सा सवाल और कि बिहार की राजनीति का जो चरित्र है वो हमेशा से सामाजिक न्याय का रहा है। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की कि वहां पर भी हिंदू मुस्लिम हो सके। योगी जी की रैलियां हर चुनाव में करवाई जाती हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं, जो शब्द वो बोले हैं अभी, वो तो लिया भी नहीं जा सकता। तो ये क्या कारण है कि बिहार, बाकी देश में ये टेम्पलेट चल जाता है, लेकिन बिहार में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, बगल में लगता हुआ यूपी है, वहां चल जाता है, लेकिन बिहार में वो कामयाब नहीं हो पाता। जातीय राजनीति वहां बहुत ज्यादा हावी है। वहां पे हमारे ख्याल से यूपी में भी उतना ज्यादा हावी नहीं, लेकिन बिहार के अंदर जो कास्ट आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीपली एंट्रेंस्ड है। दूसरी बात यह है कि जब मंडल कमीशन के बाद से जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, वो यूपी और बिहार दो जगह पे बहुत मजबूत से उभरी। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि वो बिहार के अंदर आज तक कोई दूसरा कल्याण सिंह पैदा नहीं कर पाए। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमी थी, वो कल्याण सिंह को आगे रख के हुई थी। कल्याण सिंह इनके दलितों के पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बन के उभरे थे। जब कल्याण सिंह का पराभव हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20 साल तक वो राजनीति के बियाबान में थी। और नरेंद्र मोदी के उदय के बाद ही वहां पे अपनी जमीन बना पाए, आश्चर्यजनक तरीके से बना पाए। लेकिन बिहार के अंदर आज भी उनके पास कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको आगे रखकर ये चुनाव लड़ पाए। और वहां लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ने सोशल जस्टिस की जो लड़ाई लड़ी है, और जिसके लिए मुझे लगता है कि इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो जो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, उसकी वजह से बीजेपी के लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कास्ट आइडेंटिटी की जो है वो बहुत ज्यादा डीपली है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे है। ऐसे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रशांत किशोर, मैं तो चाहता हूं कि प्रशांत किशोर कामयाब हो, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक कम से कम जाति की राजनीति करते हुए या धर्म की राजनीति करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं, तब मैं मानूंगा कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। और अगर अंत में वो भी वोट कटवा पॉलिटिशियन की तरीके साबित होते हैं, तब तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन उन्होंने कम से कम पिछले 3 सालों के अंदर बिहार के अंदर एक नई चेतना का विस्तार जरूर किया है, और वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब वो कामयाब होते हैं, नहीं कामयाब होते हैं, कहना मुश्किल होता है। चलिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चूंकि बिहार के चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और अब आप अमेरिका से भी लौट आए हैं, तो बीच बीच में आपको परेशान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।